दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल पर आज हम बात करेंगे राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास। दोस्तों राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास को एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश करेंगे और आपको जो मुख्य मुख्य बातें उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी देखें, आपको निश्चित रूप से इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। तो आए चलें बात करते हैं राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के पूर्ववर्ती क्षेत्रों के नाम। इन क्षेत्रों के अलग अलग नाम जाने जाते थे और राजस्थान को उस समय सबसे पहले राजपूताना कहा। किसने राजपूताना नाम दिया? सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम इस राजस्थान के एरिया को क्या नाम दिया? राजपूताना नाम दिया। दोस्तों राजस्थान नाम किसने दिया? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इस पर आता रहता है। कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इसमें इसको राजस्थान कहा। अब वागड़ क्षेत्र क्या है? दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है। अनंत सीकर से और सांबर तक का जो क्षेत्र है उसको अनंत। इसी तरह से सवालक। सवालक किसे कहते हैं? दोस्तों सामर से नागौर, सामर से नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है ये चौहानों के अधीन था। चौहानों के अधीन था, उसे क्या कहा गया? सवालक कहा गया था। दोस्तों ये गांव की संख्या के अनुसार होता था। गांव की संख्या के आधार पर इनका नाम, उस क्षेत्र का नाम दिया गया था सवालक। तो सवालक जो था वो सामर और नागौर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान जो है को ए श्रेणी का राज्य कब बनाया? तो राजस्थान को ए श्रेणी का राज्य कब बनाया? दोस्तों पुनर्गठन अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद, पुनर्गठन अधिनियम 1956 इसके लागू होने के बाद राजस्थान को ए श्रेणी का राज्य घोषित किया। अब दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के विभिन्न राजाओं शासकों के समय समय पर किन किन राजाओं ने शासन किया उनके। दोस्तों अब बात करते हैं 500 ईसा पूर्वी से गुप्त काल तक का समय। राजस्थान में 500 ईसा पूर्व से गुप्त काल तक, गुप्त काल तक का समय कैसा रहा राजस्थान में? दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्खनन कार्य हुआ उस उत्खनन से जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिले उनके आधार पर एक साक्ष्य मिले नगरी के, जो आजकल आधुनिक चित्तौड़गढ़ के नाम से जानी जाती है। नगरी के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों यहां पर यूनानी आक्रमण के समय सिवी जनपद था, सिवी जनपद, और ये सिवी जनपद के लोग यहां करके बस गए थे यूनानी आक्रमण के समय। जब यूनानियों ने आक्रमण किया था भारत के उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत पर, तो ये जो सिवी जनपद के लोग हैं पंजाब से आकर के यहां पर राजस्थान में बस गए थे। तो नगरी नामक स्थान पर आकर के बस गए थे। और दोस्तों ये जो नगरी है उसका नाम क्या कहलाता है? मध्यमिका। उस समय नाम क्या था इसका? मध्यमिका नाम था या मध्यमिका। तो नगरी का नाम था मध्यमिका या मध्यमिका। और ये नगरी जो है ये किसने बसाई थी? सिवी जनपद ने। और ये सिवी जनपद के लोग कहां से आए थे? ये आए थे पंजाब से भाग करके जब यूनानियों ने कर आक्रमण किया था। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी शताब्दी से
सातवीं शताब्दी तक का, सातवीं शताब्दी तक का जो राजस्थान का इतिहास है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुप्त वंश की। गुप्त वंश, दोस्तों गुप्त वंश राजस्थान में भी था। राजस्थान के पश्चिमी यानी हिंदुस्तान के पश्चिमी जो भारत है, पश्चिमी जो भारत है उस हिस्से पर गुप्तों ने शासन कर लिया था, और जिनमें कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्तों ने यहां पर 499 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। और दोस्तों गुप्त वंश का जो शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजस्थान पर अधिकार कर लिया। इसने क्या किया? शक शासक था, शक शासक रुद्र सिंह को मार करके शक शासक रुद्र सिंह को मार करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी जो हिंदुस्तान था, पश्चिमी भारत था, उस पर अधिकार किया था, और राजस्थान भी उसी क्षेत्र में आता है। तो उस समय गुप्त वंश में किसका शासक था राजस्थान में? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। और इन्होंने गुप्तों ने 499 ईस्वी तक राजस्थान में शासन किया। उसके बाद करते हैं दोस्तों वर्धन वंश की। वर्धन वंश, जिसका प्रमुख शासक था हर्षवर्धन। वर्धन वंश जो था वो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यहां पर उन्होंने शासन किया था। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश जो था उसने 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यहां पर राजस्थान में शासन किया। दोस्तों वर्धन वंश के बाद जब वर्धन वंश यहां पर प्रफुल्लित था तो उसी समय हूण आए। उसी समय कौन आए थे? हूण। और हूण वंश, हूण वंश भारत राजस्थान में था। हूण कौन थे दोस्तों? ये आर्य जाति के थे और शिव भक्त थे। पांचवी शताब्दी के अंत में एक शासक हुए तोरमान। तोरमान का शासन राजस्थान में रहा। तो 5वीं शताब्दी के अंत में एक शासक हुए थे हूण वंश के, उनका नाम था तोरमान, जिन्होंने राजस्थान में अपना शासन स्थापित किया। दोस्तों इनका पुत्र था मिहिरकुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? मिहिरकुल था। और इस मिहिरकुल जो है ये बहुत ही विध्वंसकारी शासक सिद्ध हुआ। इसने क्या किया दोस्तों? विराटनगर में बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। बौद्ध विहारों को, इसके अलावा गंगापुर में रंग महल, बड़ोपल, तो इसने गंगानगर में तो रंग महल, विराटनगर में बौद्ध विहार और बड़ोपल, इनका विनाश किया था, को नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट कर दिया दोस्तों? मिहिरकुल ने। मिहिरकुल ने एक तरह से बौद्ध धर्म का अस्तित्व मिटाने के लिए का पूरा प्रयास किया और वो बहुत ही विध्वंसकारी सिद्ध हुआ। उसने विराटनगर में बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया, गंगानगर में रंग महल को नष्ट कर दिया, और इसके अलावा बड़ोपल को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। बाद में दोस्तों इन हूणों ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, यानी
राजपूतों में ये मिल गए, इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके हूण राजपूतों में ही मिल गए। तो दोस्तों राजस्थान में हूणों का साम्राज्य स्थापित हो गया था पश्चिमी भारत में। अब दोस्तों बात करते हैं उसके बाद हूणों का अंत हुआ। और हूणों का जो अंत किया था, हूणों का अंत किसने किया था? यह किया था मालवा के शासक यशोधर्मन ने। मालवा के शासक यशोधर्मन ने हूणों का अंत कर दिया। इस तरह से राजस्थान में हूणों का अंत हो गया था। और हूणों के अंत के बाद दोस्तों बाद में आता है गुहिल वंश। गुहिल वंश दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली वंश उभर के आया। इनकी कुल जो है 24 शाखाएं थी। गुहिल वंश की कुल कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। और दोस्तों ये गुहिल वंश हूणों के राज्य को अपने अधिकार में करने के बाद इन्होंने राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया था। बहुत ही शक्तिशाली राजपूत शासक थे। दोस्तों गुहिल वंश के बाद आता है प्रतिहार। प्रतिहार भी दोस्तों उस समय, प्रतिहार वंश राजस्थान में शक्तिशाली शासक थे। और इन्होंने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया। एक तरह से संपूर्ण राज्य राजस्थान जो है इनके अधीन था। राजस्थान ही नहीं दोस्तों, इनका जो शासन था वो कन्नौज में भी था, बनारस में भी इनका शासन था। तो दोस्तों इस तरह से प्रतिहार बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, जिनका बताया जाता है कि जो पूरा राज्य है वो पूर्व से पश्चिम तक 864 किलोमीटर लंबा था। पूर्व से पश्चिम तक जिनका राज्य कितना था? 864 किलोमीटर माना जाता है। दोस्तों इनको शिलालेखों में गुर्जर कहा गया। क्या कहा गया? इनको गुर्जर कहा गया। और इनकी जो मंदिर स्थापत्य कला की जो शैली है उसको क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार शैली। बहुत ही प्रसिद्ध शैली है ये मंदिर स्थापत्य कला की, गुर्जर प्रतिहार शैली के। इनकी 2 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। कौन की? गुर्जर प्रतिहार की। एक तो थी मंडोर और दूसरी थी भीनमाल। भीनमाल को आधुनिक जालौर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहां पर, और भीनमाल इनकी राजधानी भी थी। भीलमाल इनकी राजधानी भी थी। तो इस तरह से प्रतिहार जो शासक थे उनकी 2 शाखाएं थी, मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा। दोस्तों प्रतिहार शासन से पहले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मौर्यों के शासन के साक्ष्य मिलते हैं। मौर्य वंश के साक्ष्य भी मिलते हैं। मौर्य वंश के साक्ष्य मिले हैं। और वो साक्ष्य कहां मिले हैं? एक तो मिले हैं कनसवा यानी कोटा। कोटा में दोस्तों एक अभिलेख मिला है जिसमें 738 ईस्वी का है। कब का है ये? 738 ईस्वी का। उसमें एक ब्राह्मण राजा हुए जिनका नाम था शिवगण। ब्राह्मण राजा क्या थे? क्या नाम था? शिवगण। और ये शिवगण ने दोस्तों धवल मौर्य को अपना मित्र बताया है। तो 738 ईस्वी में ये कंसवा कोटा में जो अभिलेख मिला है उसमें जो ब्राह्मण राजा शिवगण है उसने धवल मौर्य को अपना मित्र बताया है। तो इससे प्रतीत होता है कि उस समय राजस्थान के दक्षिण पूर्वी एरिया में मौर्य राज्य था। इसके अलावा
चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का नाम क्या था? चित्रांगद के नाम पर पड़ा, चित्रांगद मौर्य के नाम पर ऐसा बताया जाता है। तो इसे लगता है कि उस समय मौर्य शासन। इसके अलावा मान मौर्य का अभिलेख, इससे भी पता चलता है कि राजस्थान में मौर्य वंश का शासन था। मौर्यों के बाद दोस्तों आता है तोमरों का। तोमर, ये इनको तंवर भी कहते हैं। तोमरों का दूसरा नाम है तंवर भी कहा जाता है। और दोस्तों इनको राव की उपाधि मिली हुई थी। इनको क्या कहा जाता? राव। दोस्तों दिल्ली में इनका शासन था। तोमरों का शासन कहा था? दिल्ली में इनका शासन था। और दिल्ली में चौहानों ने इनको वहां से भगा दिया। चौहानों ने हराकर भगा दिया और ये भागकर कहां गए? जयपुर के आसपास आकर बस गए। ऐसा माना जाता है कि ये जयपुर के आसपास आकर के बस गए थे। तो इस तरह से राजस्थान में तोमरों का शासन भी कुछ दिनों के लिए यहां पर रहा। अब तोमरों के बाद बात करते हैं कछुआ वंश की। कछुआ वंश, दोस्तों कछुआ वंश जो है ये अपने आप को ग्वालियर और नरवर के कश्यपों से जोड़ते हैं। इनका यह रिश्ता बताते हैं कि हमारा जो निकास है या हमारा जो पूर्वज है वो ग्वालियर और नरवर के कश्यपों से ही इनकी उत्पत्ति हुई है या ये वहां से आए हैं। दोस्तों अकबर के समय में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कश्यपों ने यानी कछुआओं ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद ही कछुआ राजाओं का थोड़ा इनको प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई थी। इससे पहले कश्यपों का या कछुआओं का कोई ज्यादा विशेष उल्लेख नहीं मिलता। और उसमें नाम आता है किसका? बहारमल का, जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध यानी अपनी पुत्री को की शादी अकबर से की थी। दोस्तों अब कछुआओं के बाद बात करते हैं राठौड़ों की। राठौड़ जो हैं ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में आकर बस गए थे और यहां अपना शासन स्थापित कर लिया था। दोस्तों राठौड़ जो हैं इनको कर्नल जेम्स टॉड ने इनको सूर्यवंशी कहा है। क्या कहा है? सूर्यवंशी राजा कहा है राठौड़ों को। इनकी दोस्तों 5 शाखाएं मिलती हैं। हस्तिकुंड के राठौड़, नंबर 2 धनौप के राठौड़, धनौप के राठौड़, तीसरा है वागड़ के राठौड़, चौथा है जोधपुर के राठौड़ और 5वां है बीकानेर के राठौड़। जिनमें सबसे शक्तिशाली थे जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़। तो दोस्तों इस तरह से राठौड़ों ने भी राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया था और इनकी कुल 5 शाखाएं राजस्थान में। अब दोस्तों बात करते हैं भाटी वंश की। भाटी वंश, दोस्तों भाटी वंश जो है इसके 8वीं सदी में या 8वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों ये पंजाब के
वलमाड से पंजाब से कहां कर बस गए ये वलमाड। वलमाड के नामक जगह पर आकर के बस गए थे, जो मरुस्थलीय जगह थी। वलमाड के मरुस्थल में आकर के बस गए थे। तो भाटी कहां से आए थे? पंजाब से आए थे। और कहां आकर बस गए थे? वलमाड के मरुस्थलों में आकर के बस गए थे। दोस्तों, इनकी जो सिस्टमेटिक जो जानकारी मिलती है वो 1165 ईस्वी में से इनका जो इतिहास है वो व्यवस्थित रूप से मिलता है। और किसके समय से मिलता है? विजयराज के समय से। विजयराज भाटी के समय से 1165 ईस्वी से इनका व्यवस्थित जो है इतिहास मिलता है। दोस्तों, इसके पुत्र, इनका एक पुत्र हुआ जैसल। उसने जैसलमेर की स्थापना की। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? इनके पुत्र जैसल ने। लेकिन जैसल की जल्दी मृत्यु हो गई, तो इनका पुत्र था सालीवाहन। इनका पुत्र कौन था? सालीवाहन ने जैसलमेर को पूर्णतः बसाया। तो पूर्णतः किसने बसाया? सालीवाहन ने बसाया। दोस्तों, हम बात करते रहते हैं कि जैसलमेर की स्थापना किसने की? जैसल ने स्थापना तो की थी, लेकिन इसको बसाने का जो अंतिम जो श्रेय मिलना चाहिए वो किसका है? दोस्तों, बात करते हैं अगले वंश की, परमार वंश। परमार वंश का भी राजस्थान में शासन रहा और 8वीं से 13वीं शताब्दी, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक परमारों का शासन राजस्थान में रहा। कौन कौन सी जगह रहा है इनका? दोस्तों, आबू, अर्थुना, चंद्रावती, वागड़ और किराड़ू। तो परमार वंश का जो शासन 8वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा और वो आबू में रहा, अर्थना में रहा, चंद्रावती में रहा, वागड़ में रहा और किराड़ू में भी इनका शासन रहा। दोस्तों, आबू का शासक जो था सिंहराज, वो परमारों का मरुमंडल महाराज कहलाता था। आबू का जो सिंहराज शासक था वो परमारों का मरुमंडल महाराज, यानी इसका कहने का मतलब है आबू के जो परमार थे वो उस समय शक्तिशाली थे और उनका जो शासक था सिंहराज वो मरुमंडल का महाराज कहलाता था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चौहानों की। चौहान वंश, इनकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अग्निकुंड से। अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और दोस्तों, बताया जाता है कि अग्निकुंड से प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान वंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से ही मानी जाती है। दोस्तों, ऐसी धारणा है कि जो ऋषि वहां पर आबू पर जो तपस्या करते थे, तो सबसे पहले, अब हो सकता है अग्नि को साक्ष्य मान करके उन राजाओं को एक शपथ दिलाई हो, तो सबसे पहले प्रतिहारों को तैयार किया था। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, कहने का मतलब है जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उनको उनका विनाश करने के लिए सबसे पहले प्रतिहारों को तैयार किया गया था, लेकिन ये असफल हुए। फिर चालुक्य वंश को तैयार किया, लेकिन इन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और इसके बाद परमार वंश की उत्पत्ति की, तो दोस्तों ये भी असफल से ही रहे। बाद में चौहान वंशों की उत्पत्ति हुई जिन्होंने उन दुष्ट राक्षसों को उनका वंश की वध कर दिया। तो दोस्तों, इस
थ्योरी के आधार पर, इस मान्यता के आधार पर इनको अग्निकुंड से उत्पन्न माना जाता है। दोस्तों, इनका जो चौहानों का प्रमुख शासक था वो था वासुदेव। चौहानों का प्रमुख शासक कौन था? वासुदेव था। बहुत सारे शासक हुए चौहानों में। अजय राज जो था चौहानों में, एक शासक था अजय राज, जिसने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। इसने मालवा के शासक नरवर्मन को हरा करके चौहान वंश का विस्तार किया। किसने? अजय राज ने। और 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी अजय राज ने। दोस्तों, इसका अंतिम जो शासक था, बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, वो था पृथ्वीराज तृतीय, या पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए थे, दिल्ली के शासक हुए थे, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े राजाओं को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन इनका मुकाबला हुआ था मोहम्मद गोरी से। कहां हुआ था दोस्तों? आप अच्छे से भली बातें जानते हैं, बहुत ही वेल नोन जगह है, तराइन। तराइन के 2 युद्ध हुए 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी को हरा दिया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वीराज के द्वारा। और बताया जाता है कि पृथ्वीराज ने उनको मुक्त कर दिया, जो सबसे बड़ी उनकी भूल थी। लेकिन मोहम्मद गोरी ने पुनः अपनी सेना को संगठित करके 1191 में फिर वही तराइन के युद्ध मैदान में आ डटा, और वहां पर बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और उनको बंदी बना लिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से चौहान वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। इनका एक पुत्र था गोविंदराज। दोस्तों, गोविंदराज एक पुत्र था, उसने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली। चौहान वंश की नींव किसने डाली? रणथंभौर में गोविंदराज ने। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान में मुगल वंश की। राजस्थान में मुगलों ने 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान में अपना शासन किया। दोस्तों, राजस्थान के सभी राजा मुगलों के अधीन नहीं रहना चाहते थे, और उनमें जो सबसे पहला नाम आता है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप मेवाड़ के जो शासक थे, इन्होंने मुगलों से डटकर लोहा लिया और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों, अकबर ने एक नीति अपनाई, और उस नीति का नाम था सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल नीति, इसका इस्तेमाल किया, और इसके अलावा वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दोस्तों, अकबर को पता था कि राजपूत जो शासक हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी हैं और देश के प्रति मरने मिटने को तैयार रहते हैं। इसलिए उसने एक नई चाल चली और उनसे सुलह कुल नीति के आधार पर उनसे अपना संबंध स्थापित किए और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंधों में नाम आता है दोस्तों, सबसे पहले वैवाहिक संबंध किसने किए? आमेर के शासक भारमल ने। इसने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह किया, इससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसने बनाए? आमेर के शासक भारमल। भारमल ने सबसे पहले 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। का जो पुत्र था अमर सिंह, इसने जहांगीर से संधि कर ली। जब तक प्रताप जिंदे थे तो उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन अमर सिंह ने जहांगीर से संधि कर ली। और ये शाहजहां के कहने पर, शाहजहां ने उसको बाध्य कर दिया था अमर सिंह को, तब जाकर के अमर सिंह ने जहांगीर से
संधि कर ली थी। दोस्तों 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगवाया था। जब ये अजमेर यात्रा पर गया था तो एक नागौर दरबार लगा, उसमें सभी राजस्थान के राजाओं को बुलाया था ताकि वो अधीनता स्वीकार कर लें, और इसमें प्रमुख जो भूमिका रही थी वो भारमल की रही थी। तो नागौर दरबार में सभी आ गए थे, महाराणा प्रताप नहीं पहुंचे और भी कई राजा नहीं पहुंचे, इन्होंने उनका बाइकआउट किया था। तो नागौर दरबार में जो दोस्तों उन राजपूत शासकों से सुलह एक कुल नीति का पालन करते हुए उनके अधीन रहने के लिए बाध्य किया गया था। दोस्तों 1576 ईस्वी का आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और आमेर का एक शासक था दोस्तों मान सिंह, जो अकबर का नवरत्नों में जाना जाता था, मान सिंह। आमेर का शासक कौन था? भारमल के बाद दोस्तों हुआ मान सिंह। और ये जो मान सिंह है, इसने इसको सूबेदार बना दिया था। कहां का सूबेदार बनाया इसको? बंगाल और बिहार का। बहुत ही विश्वास पात्र था अकबर का, और इसको बंगाल और बिहार का दोस्तों सूबेदार बना दिया था। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि आमेर के जो कछवा शासक थे उनकी प्रसिद्धि कब हुई थी? जब उन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, उसके बाद इनको प्रसिद्धि में आए थे। उससे पहले इनको कोई विशेष जो इनकी प्रसिद्धि नहीं थी। दोस्तों 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में भी जो महाराणा प्रताप थे उनके खिलाफ लड़े, और जब 1707 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद राजस्थान में इनकी पकड़, यानी मुगल वंश के शासकों की पकड़ भी ढीली हो गई थी, और ये स्वतंत्र, अपने आप में स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो गए थे। दोस्तों इस तरह से मुगल शासन का जो ज्यादा प्रभाव रहा वो हमने देखा जयपुर यानी आमेर के शासकों पर ज्यादा प्रभाव रहा। मेवाड़ के शासकों ने बहुत ज्यादा प्रतिशोध किया था। तो इस तरह से हमने दोस्तों पढ़ा प्रारंभिक काल से और मुगल काल तक का जो शासन का इतिहास है, राजस्थान का जो इतिहास है, हमने एक संक्षिप्त जानकारी के रूप में पढ़ा दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप उसको ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते, तो मेरी गुजारिश है कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इसको शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में राजस्थान के इतिहास का, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के और आज तक का इतिहास, फिर हम एक नए वीडियो के साथ को में लेकर के आएंगे। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।